4:30 बजे वो तिब्बत को अबूर करके चीन के इलाके में दाखिल हुए। इसके साथ ही कैबिन के अंदर की रोशनियां जलने बुझने लगी थी। ये चौकस रहने का इशारा था। सबने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाली थीं। जोगिंदर सिंह और जोसेफ गुप्ता मशीन गनों पर जा बैठे थे। ये शीशे के बने शफाफ बक्स थे जिनमें 360 डिग्री जाविये पर घूमने वाली मशीन गन नस्ब थी। एक मैकेनिज्म की मदद से ये गोल बक्स त्यारे के पैंदे से बाहर निकल गए थे। कानून एयर ड्रॉप मैकेनिज्म पर मुस्तैद था। इसकी नजर लाइटों पर लगी थी। एक सुर्ख बल्ब जलने पर इसे त्यारे का अकबी खाना खोलना था और दूसरा बल्ब जलने पर सामान नीचे गिराना था। इनसे मुंसलिक पैराशूट त्यारे से गिरते ही खुदकार तरीके से खुल जाता और सामान बाहिफाजत जमीन तक पहुंच जाता। जैसे ही एक बल्ब रोशन हुआ, खानू ने दीवार में लगा हैंडल खींचा और त्यारे का अकबी हिस्सा खुलने लगा। सामान 3 कितारों में फिसलने वाली पटड़ियों पर रखा था। खानू बासानी उसे धक्का देकर गिरा सकता था। जैसे ही दूसरा बल्ब रोशन हुआ, उसने सामान की पहली कितार को धक्का दिया। बंडल एक एक करके तारीख कला में गिरने लगे। जब एक कितार गिर गई तो उसने दूसरी कितार को धकेला और फिर तीसरी कितार के बंडल भी बाहर गिरा दिए। इनके मिशन का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। उसने हैंडल परे खींच कर त्यारे का भी हिस्सा बंद कर दिया। त्यारे ने चक्कर लगा और वापसी के लिए परवाज करने लगा, मगर अभी अलर्ट खत्म नहीं हुआ था। रोशनियां बदस्तूर जल रही थी। अपना काम करके कानून ने अकबी हिस्से में लगी मशीन संभाल ली थी। इस वक्त सुबह के 5:15 बज रहे थे। इनके दिल शिद्दत से धड़क रहे थे। जापानी हथियारों की आमद का मतलब बड़ी हद तक मौत था। इनके पास सिवाय फरार के और कोई रास्ता नहीं था। जापानी लड़ाका हथियारे इस ट्रांसपोर्टर हथियारे से ज्यादा तेज रफ्तार थे, मगर खैरियत रही और इनका हथियारा अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल करके 6:30 बजे तक चीन की फिजाओं से निकलकर तिब्बत के हदूद में दाखिल हो गया था। इस वक्त सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी थी। सर्दियों के दिन थे और सूरज 8 बजे के करीब निकलता था। बुलंदी की वजह से इन्होंने जल्द रोशनी देख ली थी। खतरे की हद से निकलकर इन्होंने खाने पीने का सामान खोला। सैंडविचेस, रोल्स, केक पीस, बिस्किट और चिकन पैट्स थे। साथ में गर्म कॉफी और चाय थी। पायलटों ने अपनी निशिस्तों पर नाश्ता किया। वो इस तकल्लुफ से आजाद थे। 7:30 बजे तक नाश्ता करके कानून त्यारे की खिड़कियों से अजीम हमालिया का नजारा करने लगा, जो रफ्ता रफ्ता नजदीक आ रहा था। इसने विलियम से पूछा, सर, हम कब तक हमालिया के ऊपर होंगे? अभी आधा घंटा है। पहाड़ 100 मील से ज्यादा दूर हैं। हैरानकुन तौर पर इतने फासले से पहाड़ और इनकी बर्फ साफ नजर आ रही थी। कानून ने त्यारे में लगे कैमरे से हमालिया की तस्वीर लेने की इजाजत मांगी, जो विलियम ने दी थी। आला दर्जे के इस कैमरे में ताकतवर लेंस लगा था, जो तवील फासले से भी बिल्कुल साफ तस्वीर ले सकता था। एक जासूस कैमरा था और इसका मकसद दुश्मन के मोर्चों और तनसीबात की तस्वीरें लेना था। खानू हमालिया के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। खुशकिस्मती से मौसम बिल्कुल साफ था। ना तो बादल थे और ना ही धुंध थी। 8 बजे वो हमालिया के ऐन ऊपर थे। नीचे हमालिया की सफेदी थी। सिर्फ इन मकामात पर चट्टाने और पहाड़ नंगे थे, जहां ढलान ज्यादा होने की वजह से बर्फ के लगने की गुंजाइश नहीं थी। कानूनी कैमरा संभाला और खास लगने वाले मनाजिर की तस्वीर लेने लगा। वो अच्छा फोटोग्राफर था। अचानक त्यारे के इंजनों की आवाज में तब्दीली आई और यकसां गूंजते आहंग के बजाय इंजन खांसने के अंदाज में चलने लगा। साथ ही त्यारा नीचे आने लगा। जोगिंदर का चेहरा सफेद पड़ गया था। गुरु कृपा करे। सर, क्या हो रहा है? कानून ने बेसाख्ता विलियम से पूछा। हालांकि उससे सवाल करने का मजाज नहीं था। इंजन मसला कर रहे हैं। विलियम कंट्रोल पैनल से नबरुद आजमा था। यकयक दाएं तरफ का इंजन बंद हो गया। त्यारा मजीद तेजी से नीचे जाने लगा। महज कमजोर पड़ते इंजन के सहारे वो ज्यादा देर परवाज नहीं कर सकता था। इसको मौत सामने नजर आने लगी थी। अव्वल तो इसकी जगह त्यारा उतारने की गुंजाइश नहीं थी, और वो किसी न किसी तरह त्यारा उतार भी लेते तो बेपनाह सर्दी इनकी जान ले लेती। इस हंगामी सूरत हाल में विलियम और एलन चीख चीख कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो इंजनों को फिर से पूरी रफ्तार से चलाने की दीवानावार कोशिश कर रहे थे, मगर मुआवला खराबी की इंतहा को पहुंच गया। जब दूसरा इंजन भी बंद हो गया, अब त्यारा महज अपने परों के सहारे डोल रहा था। ऊपर से एक आफत धुंध की सूरत नाजिल हो गई। अब त्यारे की चारों तरफ 100 फुट तक का आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। त्यारा इस वक्त 20,000 फुट की बुलंदी पर था, जो हर गुजरते लम्हे कम होती जा रही थी। सबके जहनों में एक सवाल था कि अब क्या होगा? हम मरने वाले हैं। जोसेफ गुप्ता ने हजानी अंदाज में कहा। अपने हवास काबू में रखो, खानू सख्त लाजिम बोला। इस तरह रोने धोने से मौत नहीं टल जाएगी। अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट बांध लो। खानू की निशिस्त त्यारे के कॉकपिट के एन पीछे थी। उसने बेल्ट बांध ली और जरा आगे होकर देखने लगा कि विलियम शाह और उसके नायब त्यारे के इंजन दोबारा स्टार्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। 1 मिनट में त्यारे की बुलंदी 1500 फुट कम हो चुकी थी और त्यारा इस वक्त 18,500 फुट की बुलंदी पर था। यह खतरनाक बुलंदी थी। हमालिया की बेशतर चोटियां 20,000 फुट या इससे ज्यादा बुलंदी रखती थी। किसी भी लम्हे त्यारा किसी चोटी या ग्लेशियर से टकरा सकता था। त्यारा जैसे जैसे नीचे जा रहा था, तसादुम के इम्कानात बढ़ते जा रहे थे। खानू की नजरें बुलंदी बताने वाले आले पर मरकूज थी।
इस मौका पर विलियम शाह ने त्यारे के कुल पुर्जों से काम लेकर इसकी गिरने की रफ्तार को सुस्त किया और अब त्यारा ग्लाइड के अंदाज में फी मिनट 500 फुट नीचे जा रहा था। धुंध की वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। 3 मिनट बाद वो 17,000 फुट की बुलंदी पर थे और हैरानकुन तौर पर त्यारा किसी शय से टकराया नहीं था। एलन बार बार इंजन का स्टार्टर दबा रहा था मगर इनके पंखे साकित थे। 16,000 फुट, 15,500 फुट, 15,000 फुट, 14,000 फुट अल्टीमीटर बता रहा था। वो जमीन से नजदीक होते जा रहे थे। खानों की समझ में त्यारा की पहाड़ी या ग्लेशियर से न टकराने की एक ही वजह समझ में आ रही थी कि अभी अल्लाह को इनकी जिंदगी मंजूर थी, वरना हिमालय के तकरीबन वस्त में इतनी कम बुलंदी शायद ही कहीं पाई जाती हो। और जब त्यारा 10,000 फुट से नीचे आया, मारे हैरत के इनकी अकलें खप्त होने लगी थी। मुझे लगता है जैसे हम कुएं में उतर रहे हैं, विलियम शाह ने कहा। इंजन बंद होने की वजह से त्यारे में ऐसी खामोशी थी कि वो एक दूसरे की सरगोशियां भी सुन सकते थे। मुमकिन है सर यहाँ कोई वादी हो, खानू ने कहा। यही इम्कान है, विलियम शाह ने उसके ख्याल की तायद की। इसलिए में वो बादलों से नीचे आ गए और जमीन का मंजर साफ नजर आने लगा। 9,000 फुट की बुलंदी पर एक हैरान कुन मंजर इनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो धुंध से निकले, नीचे सब्ज रंग नुमाया होने लगा। इनका त्यारा एक सर सब्ज और घने जंगल पर ग्लाइड कर रहा था जो कम से कम 2,000 फुट नीचे था। वो सब मबहूत होकर ये मंजर देख रहे थे, हत्ता कि वो ये भी भूल गए थे कि इनके त्यारे के इंजन बंद थे और वो क्रैश होने जा रहा था। अचानक एलन ने चौंक कर फिर से स्टार्टर का बटन दबाना शुरू कर दिया। चौथी 5वीं बार दबाने पर इंजनों ने झुरझुरी ली और तेज गूंजते आहंग के साथ उसके पर घूमने लगे। इसके मुंह से मारे हैरत की चीखें निकल गई थी। विलियम शाह ने इंजनों को पूरी ताकत दी और त्यारे को वादी के वस्ती हिस्से की तरफ मोड़ दिया। इस वक्त वो 7,000 फुट की बुलंदी पर थे। नीचे घने जंगल और इनमें भागते दौड़ते जानवर साफ नजर आ रहे थे, लेकिन ये नामानूस से जानवर थे। जंगल के दरमियान कहीं कहीं खुले घास के मैदान थे। अचानक खानू ने सामने देखा और चिल्लाया, सर इस तरफ कोई शहर है, वो देखें। वादी के वस्ती हिस्से से एक शहर उभर कर सामने आ रहा था। इसकी सुनहरी इमारतें दूर से चमक रही थीं। इस पूरी वादी में अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। हालांकि ऊपर इतनी धुंध थी कि सूरज की रोशनी का नीचे आना मुमकिन नहीं था। इसके बावजूद वादी की हर शय वाज़ेह थी। शहर के वस्त में एक बड़ी सुनहरी मंदिरनुमा इमारत थी जिसके गुंबद के ऊपर सुनहरी रंग का कलश चमक रहा था। शहर के गिर्द एक फसील भी थी। अंदर खूबसूरत और पुख्ता इमारतें नजर आ रही थीं जिनके दरमियान साफ सुथरे रास्तों पर इंसान चल फिर रहे थे। ये तो कोई मुतमद्दन शहर नजर आ रहा है, विलियम शाह बोला। कानू की तस्वीर दो। कानू को होश आया और उसने त्यारे का कैमरा संभाल लिया, लेकिन अभी उसने सिर्फ 2 तस्वीरें ही ली थीं कि न जाने कैमरे में क्या मसला हुआ। उसने काम करने से इनकार कर दिया। सर कैमरा काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? विलियम शाह गुस्से से बोला। इसे ठीक करो, हमारे पास ईंधन कम है, ज्यादा देर इस जगह परवाज नहीं कर सकते। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, खानू बोला। वो कैमरे के साथ उलझा हुआ था, इसलिए शहर का ज्यादा नजारा नहीं कर सका था। यकायक एक तरफ से बादल छट गए और सूरज झांकने लगा था। यहाँ धूप की आबोताब और चमक मामूल से ज्यादा थी। पूरी वादी जैसे रोशनी में नहा गई थी। शुमाल की सिमत में कोई बेहद तेज चमक महसूस हुई थी। विलियम शाह ने त्यारा उस तरफ मोड़ दिया था। कानू नहीं देख सका था। वो कैमरे के साथ हलकान हो रहा था, जबकि जोगिंदर और जोसेफ पलकें झपकाए बगैर एक एक मंजर देख रहे थे। त्यारे के इन सामने हरे भरे जंगल में बुलंद होती ढलान पर सुनहरे रंग की एहराम नुमा इमारत थी। इसकी चोटी हीरे की तरह मुख्तलिफ रंगों में झिलमिला रही थी। बेहद शानदार मंजर था। खानू कैमरा भूलकर काकपिट पर झुक गया। खूबसूरत, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। तुमने कैमरा ठीक कर लिया? विलियम शाह ने बेताबी से पूछा। नहीं सर, मेरा ख्याल है इसके अंदर कोई खराबी हो चुकी है और इसे खोले बगैर दुरुस्त करना मुमकिन नहीं है, उसने संजीदगी से जवाब दिया। ओह, विलियम शाह के लहजे में मायूसी थी। एलन फ्यूल कितना है? 1.25 घंटे की परवाज का, एलन ने जवाब दिया। 10 मिनट में इस वादी से निकल जाना चाहिए, विलियम शाह ने फैसला कुन लहजे में कहा। 10 मिनट तक त्यारे ने वादी पर चक्कर लगाया। ऐन हिमालय सिलसिले के वस्त में एक सरसब्ज वादी की मौजूदगी इतनी हैरान कुन नहीं थी जितनी एक मुतमद्दन शहर और शहर में शानदार इमारतों की मौजूदगी। दुनिया को इस वादी और शहर का इल्म नहीं था, क्योंकि इन्हें हिमालय का जो नक्शा और चार्ट्स मुहैया किए गए थे इनमें इस शहर का कोई जिक्र नहीं था। 10 मिनट होते ही विलियम शाह ने त्यारा बुलंद किया और वादी की दीवारों के साथ खोता बादलों में घुस गया। 10,000 फुट की बुलंदी पर वादी की दीवारों पर बर्फ नजर आने लगी थी। इनके अंदाजे के मुताबिक वादी कमोबेश 30 मील लंबी चौड़ी थी। इसकी दीवारें कहां तक बुलंद थीं वो नहीं देख सके थे, क्योंकि वो एक बार फिर धुंध में सफर कर रहे थे। तकरीबन 22,000 फुट पर इन्हें साफ मौसम मिला। विलियम ने अपने चार्ट और नक्शों पर वादी के मकाम पर टिक लगा दिया था। जब वो सिलसिला हिमालय अबूर करके हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे थे तो सोच रहे थे कि इन्होंने अभी जो देखा वो सच था या इनका वहम था।
मगर बैक वक्त 5 अफराद को वहम नहीं हो सकता था। 9 बजे के करीब वो आसाम के हवाई मुस्तकर पर उतर चुके थे। तारे के इंजनों ने दोबारा गड़बड़ नहीं की थी। रनवे पर उतरकर विलियम शाह ने लॉग बुक में अपनी रिपोर्ट लिखी। इसमें उसने त्यारे के इंजनों की खराबी और इसके नीचे जाने का जिक्र किया था, लेकिन इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया था कि इन्होंने रास्ते में कोई वादी भी देखी जहां सरसब्ज जंगल थे और इंसानों से आबाद शहर था। एक अजीबो गरीब एहराम नुमा इमारत थी। जब वो अंदर जाने लगे तो विलियम शाह ने इन तीनों को तलब करके ताकमाना अंदाज में कहा, हमने रास्ते में जो कुछ देखा है इसके बारे में किसी से एक लफ्ज नहीं कहना है। यह मिशन कमांडर की हैसियत से मेरा हुक्म है। यस सर, इन तीनों ने कहा। हालांकि वो जानते थे मिशन कमांडर मिशन से वापसी के बाद इस किस्म का कोई हुक्म देने का मजाज नहीं था, मगर फौजी तरबियत में अफसरान का हुक्म मानना सिखाया जाता है। बाद में जोगिंदर सिंह ने खानू से कहा, यह गोरा अफसर बहुत चालाक है, सारा नाम अपना करेगा। करे? खानू बेपरवाही से बोला, वैसे इन तस्वीरों की वो क्या वजाहत करेगा, वो तस्वीरें गायब भी कर सकता है। जोगिंदर सिंह का खदशा दुरुस्त साबित हुआ जब कैमरे से निकाले जाने वाली रील खाली पाई गई, जबकि इसमें खासी तस्वीरें खींची जा चुकी थी। खानू बाद में फ्लाइंग लीडर विलियम शाह के साथ मिशन पर जाता रहा था, लेकिन विलियम शाह ने अपनी तफसीली रिपोर्ट में भी इस वादी का जिक्र गोल कर दिया था। विलियम शाह ने ना तो इस तरफ से त्यारा गुजारने की कोशिश की और ना इनसे इस बारे में बात की। 5वें मिशन के दौरान बर्मा और थाईलैंड जापानियों से वापस हासिल कर लिए गए थे और अब चीनी हुर्रियत पसंदों की मदद वहां से की जा रही थी। सिंगापुर पर फैसला कुन हमले के लिए इनके यूनिट को बर्मा भेज दिया गया था। 1 साल बाद जंग खत्म हो गई। बरतानवी अफसरान वापस जाने लगे और निचले दर्जे के हिंदुस्तानी फौजियों को फारिग किया जाने लगा, मगर खानू का शुमार टेक्नीशियन में होता था, इसलिए उसकी मुलाजमत बरकरार रही। लेकिन अब वो इस मुलाजमत से उकता गया था। तहरीके पाकिस्तान अरूज पर थी और मुलाजमत की वजह से वो घुटन महसूस करता था। 1946 के मार्च में उसकी तैनाती मुंबई में थी। एक रोज वो बैरक में आया तो दरवाजे पर एक सिपाही उसे मिला। तुमको बुलाया है? किसने? वह हैरान हुआ। हम नहीं जानता। सिपाही देसी होते हुए भी गोरा शाही उर्दू बोल रहा था। अफसर लोग है उधर कार में इंतजार करता। खानू उसके साथ सड़क के पास खड़ी कार तक आया और विलियम शाह को देखकर उसने सल्यूट किया। सर आप इधर हैं? मुझे पता नहीं था, बस कलकत्ते से आया हूँ, विलियम शाह ने बताया। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खानू उसके साथ कार में बैठ गया। वो उसे एक ऊंचे दर्जे के बार तक लाया। खानू ने मेज पर बैठते ही उसे बता दिया कि वो अब भी पीता नहीं है, इसलिए विलियम शाह ने उसके लिए सिर्फ सोडा वाटर मंगवाया। अपने लिए उसने बियर मंगवाई थी। खानू मुंतजिर था कि वो मौजू की तरफ आए जिसके लिए वो उसे यहाँ लाया था। बियर का गिलास खत्म करके विलियम शाह ने सिगरेट सुलगाई। खानू में एक मुहिम लेकर हमालिया जा रहा हूँ। खानू हमालिया के नाम पर चौंका। जाती तौर पर नहीं, एयरफोर्स की जानिब से ये एक सर्वे मुहिम है। वो बोला, हमें मुस्तनद नक्शे तैयार करने हैं। खानू हिचकिचाया। मुहिम किस तरफ से जाएगी सर? आसाम से। तुम्हें हवाई मुस्तकर याद है? हम वहीं से रवाना होंगे। हम कौन सर? मैं और एलन। हिंदुस्तानियों में से तुम होगे। क्या आपने सरकारी तौर पर मेरा नाम दिया है? नहीं, मैं बंबई आया था, सोचा पहले तुमसे पूछ लूं फिर नाम दूंगा। क्या मैं सोच सकता हूं सर? क्यों नहीं, परसों मेरी रवानगी है, तुम जवाब दे सकते हो। हम मई के आखिर या जून के पहले हफ्ते में रवाना होंगे। ठीक है सर, मैं सोचकर जवाब दूंगा, लेकिन मैं क्यों सर? विलियम शाह मुस्कुराया। क्योंकि तुम बासलाहियत और अपने काम से काम रखने वाले शख्स हो। खानू ने सोचा और 2 दिन बाद विलियम शाह को अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया। वो खुश नजर आने लगा। मुझे यकीन था तुम यही फैसला करोगे। खानू को हमालिया का पुरस्रार सिलसिला को कशिश करता था। खासतौर से वो इस अनजानी वादी के बारे में सोचा करता था जिसने इन्हें अपनी एक झलक दिखाई थी। हमालिया के बर्फजारों के अनवस्त में एक हरी भरी आबादी की मौजूदगी किस कदर ताज्जुब अंगेज थी। विलियम शाह ने जाने से पहले उसे कहा, जल्द तुम्हें सरकारी तौर पर मुहिम के बारे में मुतल्ला किया जाएगा। तनख्वाह और मुतलका अलाउंस नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी परवाह मत करना। इनकी मुझे वैसे भी परवाह नहीं है। नौकरी मैंने जरूरत के तहत नहीं की है। वो संजीदगी से बोला। विलियम मुस्कुराया। मैंने सुना है कि तुम्हारा ताल्लुक किसी नवाब खानदान से है। नवाब तो नहीं, लेकिन हमारा खानदान सदियों से अपने इलाके में हुक्मरान चला रहा है। मुमकिन है वस्त मई तक तुम्हें आना पड़े। बेहतर है छुट्टी लेकर घर हो आओ। इस मुहिम में न जाने कितना अरसा लग जाए। यह भी मुमकिन है सिरे से वापसी ही ना हो। मैं पहाड़ों का बाशिंदा हूं और जानता हूं कि ये किसी को आसानी से रास्ता नहीं देते हैं। जब खानू को सरकारी तौर पर मुतल्ला किया गया तो उसने मुहिम के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए छुट्टी की दरख्वास्त दे दी और घर चला गया। 1 महीना वहां गुजार कर वापस आया तो इसका रेल टिकट इसका मुंतजिर था। कलकत्ता के बजाय उसे बराह रास्त आसाम तक जाना था। हवाई मुस्तकर अब तकरीबन खत्म हो चुका था और वहां बरतानवी फिजाइया के चंद त्यारे खड़े थे। बेशतर अमला फारिग हो चुका था। कबल अज वक्त बुलाने की वजह एक तरबियती कोर्स था जिसमें मुहिम पर जाने वाले अफराद को मुख्तलिफ काम सिखाए जाते। मुहिम में कुल 5 अफराद थे। विलियम शाह, एलन और खानू के अलावा 2 नेपाली पोर्टर थे। ये खास तौर से बुलंद इलाकों में बोझ उठाने के लिए बेमिसाल समझे जाते हैं।
इन हथियारों के जरिए हिमालय के दामन में एक एयर स्ट्रिप पर उतारा जाना था, जिसे दूसरी जंग अजीम में इत्तेहादी फौज ने चीन पर हमले के लिए बनाया था, लेकिन इसके इस्तेमाल की कभी कोई नौबत ही नहीं आई थी। मई की आखिरी तारीखों में वो रवाना हुए। छोटे हथियारे ने इन्हें हिमालय के दामन में एयर स्ट्रिप पर उतारा। 9000 फुट की बुलंदी पर बेपनाह सर्दी थी और दर्जा हरारत रात के वक्त नुक्ताए इंजमात से नीचे चला जाता था। मजमूई तौर पर इनके साथ 200 किलोग्राम सामान उतारा गया था, जिसमें खुश्क खुराक, ईंधन, खैमे, कंबल, दवाएं और दूसरा जरूरी सामान था जिस मुहिम में इस्तेमाल होता। हर नेपाली पोर्टर 60-60 किलोग्राम वजन उठाता और इनको 30-30 किलोग्राम के करीब वजन उठाना पड़ता। त्यारे के पायलट ने बताया कि वो एक हफ्ते बाद चक्कर लगाएगा और उसके बाद हर तीसरे दिन यहाँ आएगा। वो इस वक्त तक आता रहेगा जब तक मौसम इजाजत देगा। सर से पांव तक वो पूरी तरह मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। त्यारे की वापसी के फौरन बाद इन्होंने आगे का सफर शुरू कर दिया। इनके पास 2 हफ्ते की खुराक थी और इस दौरान में इन्हें वापस आ जाना था। पायलट ने एक पैकेट अलग से उतारा था जिसे इन्होंने वहीं छोड़ दिया था। अगर वापसी तक इनकी खुराक खत्म हो जाती और पायलट त्यारा नहीं लाया होता तो इस महफूज खुराक से इस्तेफादा कर सकते थे। खानू इस मुहिम में खुद को एक गैर मुतलका फर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे कतई इल्म नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं और इनके क्या अज़ाइम हैं। विलियम शाह और एलन इससे दूर आपस में सरगोशियां करते थे और नक्शे देखा करते थे और इसे अपनी किसी बात में शरीक नहीं करते थे। इन्होंने 3 खैमे लगवाए थे। नेपाली पोर्टर रात खुले में कंबल में गुजारने के आदी थे और इनके लिए खैमे लाने का मतलब था कि वजन में मजीद इजाफा कर लिया जाता। रात का खाना खाते ही वो अपने खैमों में घुस गए थे। सर्दी ऐसी थी कि गर्म स्लीपिंग बैग में भी खासी देर तक ठिठरने के बाद इन्हें नींद आई थी। सुबह खानू खैमे से निकला तो विलियम शाह धूप में दूरबीन से दूर नजर आने वाले बर्फ ज़दा पहाड़ों का मुआयना कर रहा था। खानू ने उसे सुबह बखैर कहा, आओ दोस्त, वो देखो, हमें इस जगह हिमालय में दाखिल होना है। उसे खानू को दूरबीन थमा दी। सर, हमारे पास सर्वे का सामान तो है नहीं। खानू ने दूरबीन लेकर मजकूरा दर्रा देखा तो उसे जाना पहचाना लगा, खासतौर से उसके ऊपर मखरूती गुंबद नुमा चोटी। इसने कहाँ देखी थी? फिर उसे याद आया, जब वो वादी से निकले थे तो हिमालय उतरने से पहले उसने ये दर्रा और चोटी देखी थी और उसका शुबा पुख्ता होने लगा। विलियम शाह का असल मकसद जमीनी रास्ते से इस वादी तक रसाई हासिल करना था। ये काम त्यारे की मदद से ज्यादा आसानी से हो सकता था, मगर अव्वल तो उसे हिमालय की तरफ त्यारा ले जाने की इजाजत नहीं मिलती। दूसरा, इस तरह से वादी का राज और लोगों के इल्म में आ जाता, लिहाजा उसने जमीनी रास्ते से जाने का फैसला किया था।